नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने किया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण। निर्माण कार्यों में तेजी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का जताया आभार। राज्य में निकाय चुनाव की हलचल तेज। भाजपा और कांग्रेस कर रहे चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। प्रत्याशियों के लिए आरक्षित सीटों की घोषणा का इंतजार। उत्तराखंड के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों ने संभाला प्रशासक के रूप में कार्यभार। रविवार को खत्म हो गया है जिला पंचायतों का कार्यकाल। प्रदेश में बेटियों को सरकार का तोहफा नंदा गौरा योजना आवेदन की बढ़ाई गई अंतिम तिथि। अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। और उत्तरकाशी में मंगसीर, बगवाल तो जौनसार बावर में धूमधाम से मनाई जा रही बूढ़ी दीपावली। सांस्कृतिक नृत्य वेशभूषा के साथ पारंपरिक भोजन के जरिए मजबूत हो रही लोक परंपराएं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेस वे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का कार्य अंतिम चरण में है। इस एक्सप्रेस वे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे के पूरा होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। इससे जहां लोगों का आवागमन सरल होगा, वहीं चार धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की आर्थिकी को बढ़ाने, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी यह प्रोजेक्ट सहायक सिद्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से चार धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफ़र बहुत कम समय का हो जाए। राज्य में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने तैयारी तेज कर दी है। नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आरक्षण को लेकर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। आरक्षण का पूरा चार्ट जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक नगर निगम में 3-3 लोगों का एक कमेटी बनाई है, जिनको पर्यवेक्षक के रूप में भेज रहे हैं। नगर निगम के अतिरिक्त जो शेष जिला है, उस शेष जिले के जितने निकाय हैं उनके लिए भी 3 लोगों की कमेटी पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है और आरक्षण जारी होने के बाद, आरक्षण पर निर्णय होने के बाद वो कमेटी वहाँ जाएगी और 3-3 लोगों का पैनल बना करके लाएगी। फिर राज्य की जो हमारी
चुनाव की समिति है प्रदेश की, वो फिर प्रत्याशी की घोषणा। वहीं कांग्रेस भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी ताकत के साथ निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। नगर निकाय का चुनाव होगा, पंचायत का चुनाव होगा तो परिस्थितियां एकदम विपरीत होती है। उन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस आशाजनक जो है चुनाव लड़ेगी भी और आशाजनक परिणाम भी आएंगे। राज्य के 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत में प्रशासक नियुक्त करने का शासनादेश जारी होने के बाद आज बागेश्वर में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने प्रशासक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने उत्तराखंड पंचायत एक्ट के तहत ये नियुक्ति की है। इससे पंचायतों के विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जितना भी समय उन्हें मिला है वह जनता के हित में अधिक से अधिक विकास कार्य करेंगी। क्योंकि एक्ट में है, क्योंकि जिला पंचायत के मेंबर या किसी को भी जिला पंचायत में प्रशासक के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं। सरकार ने जो लंबे समय अध्ययन किया, सभी को मैं तो चाह रही थी हमारे सभी जो हमारे प्रतिनिधि हैं क्षेत्र पंचायत के और प्रधानगण हैं, सभी को ये मिले प्रशासक के तौर में, लेकिन हमारी सरकार ने काफ़ी अध्ययन के बाद ये निर्णय निकला कि एक्ट में नहीं पाया गया और जिला पंचायत को जो कार्यों का जिला पंचायत के सदस्य या किसी भी को भी रखने का होता है, तो हमारी सरकार ने हमें इसका योग्य समझा और कर सकते हैं। पूरे जिला पंचायत और पूरे जिले को अपने परिवार की तरफ विकास कार्यों को करेंगे। रुद्रप्रयाग में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने प्रशासक के तौर पर आज कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि केदारनाथ यात्रा से जिला पंचायत की आय बढ़ी है। केदारनाथ की यात्रा में जो हमने डबल ट्रिपल जो हमारे इनकम के सोर्स से उनको बढ़ाने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा एक जनपद रुद्रप्रयाग की और जिला पंचायत रुद्रप्रयाग की एक विषम यात्रा है। बड़ी परिस्थितियों में इस यात्रा को चलाया जाता है। आप सब जानते हैं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की प्रशासक अमरदेई शाह ने कहा कि आगे भी जिले के हित में विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की बात कही। हमारी सोनप्रयाग की जो पार्किंग थी, उस पार्किंग का जो हमारा जो इनकम थी वो पहले बहुत कम थी और इन 2-3 सालों में हमने उसका जो आय का जो साधन हमने ज़्यादा उसमें बढ़ाने की कोशिश की, तो वो हमारे 3 करोड़ तक चली गई है। और आगे भी आप सब जानते हैं कि वहाँ पे हमने इस बार कम से कम हमारी 32-33 दुकानें भी हमने बनवाई थी, जिससे कि स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले और स्थानीय लोगों को हमने वो टेंडर के माध्यम से दुकानें दी। क्लॉक रूम थे हमारे वहाँ पे डॉर्मेट्रियाँ थी, तो वो हमने सब बनाने की वहाँ पे कोशिश की। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरा योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने के बाद छात्राओं को 51,000 रुपये की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से आवेदन आमंत्रण की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। वहीं अब मंत्री रेखा आर्य ने सभी पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द पूरा कर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई पात्र बालिकाएं जरूरी प्रमाण पत्र न बन पाने के कारण आवेदन नहीं कर पाई थी। वहीं अब 1 माह की समय अवधि बढ़ने से ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कि नंदा गौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण
कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं। चूँकि ये प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक 1 महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद खेल विभाग उत्तराखंड शासन को जल्द खिलाड़ियों के आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव भेजने जा रहा है। राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी सीधी भर्ती में 4% आरक्षण का लाभ देने जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद खेल विभाग जल्द शासन को इस संबंध में प्रस्ताव देने जा रहा है, जिससे राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के विजेता खिलाड़ियों को भी इससे लाभ मिल सके। निश्चित रूप से मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे खेल महाकुंभ है इसमें प्रतिभाग करने वाले हमारे बच्चे हैं जो कि राज्य स्तर पर आ चुके होते हैं। इन बच्चों को भी जो है 4% का आरक्षण मिले, इसको लेकर विभाग प्रस्ताव जो है वो पहले से भी तैयार किया हुआ था और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उसे घोषणा के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित रूप से अब इस खेल महाकुंभ में प्रतिभाग करने वाले बच्चे जो है अथवा खिलाड़ी जो हैं वो 4% का आरक्षण का लाभ लेते हुए आने वाले समय में इसको और रुचिकर और मेहनत से और अपनी प्रतिभा निखारने का काम करेंगे। बीते रोज उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की महापंचायत के बाद विपक्षी दल कांग्रेस अब सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ना सरकार तो लगातार न्यायालय में हलफनामा दाखिल करती है और उस हलफनामा के विपरीत जो है कृत करती है। उन्होंने कहा था लेकिन उसके बाद भी महापंचायत हुई। अरे हम कहते कि सरकार जांच करे ना, इसमें महापंचायत होने की कहाँ आवश्यकता पड़े, जांच करे क्या वास्तविकता है, तदनुसार कार्रवाई करे। सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जो उनके अंशवानिक संगठन है वो इस तरीके का कृत्य करते हैं, तो ये तो सरकार द्वारा प्रायोजित है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद इन सब का समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। पंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है और अब तक चूँकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। तो ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। अब तो वो कार्यक्रम हो चुका तो शांति व्यवस्था बहाल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो हमेशा जो एक बड़ा पक्ष है देश का वो तो उसके विरोध में ही उनको रहना है। राम मंदिर की बात आती है तो उन्होंने विरोध करना है, भगवान श्री राम की बात आती है तो उनको वो काल्पनिक बताएंगे, राम सेतु की बात आएगी तो उनको काल्पनिक बताएंगे, और जब चुनाव आएगा तो जनेऊ जो है अपने कुर्ते के ऊपर लगाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। आज चूँकि चुनाव का कोई मौका नहीं तो वो उनकी यही भाषा रहेगी। वो तो एक ही वर्ग को देख के राजनीति करते हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में नागालैंड और असम राज्य के वासियों को पूरे उत्तराखंड की ओर से राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने आए छात्र छात्राओं से मुलाकात भी की। इस अवसर पर नागालैंड और असम के इन छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं को उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपना देश विविधताओं से भरा एक अनोखा राष्ट्र है, जिसका निर्माण अनेक बोली भाषाओं, समृद्ध संस्कृतियों और अनेक धर्मों के ताने बानों से हुआ है। इस अवसर पर राज्यपाल ने देशवासियों से अपने देश की विविधता में एकता का जश्न मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कामना की कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश के सभी राज्यों में सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव हो, हम सभी भारतीयों के आपसी संबंध मजबूत हों। कोटद्वार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से विद्युत लाइनों का सुधारीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके लिए कोटद्वार विद्युत वितरण खंड को लगभग 4.5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज इन कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था बेहतर होने से आम लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने जो ये 4 करोड़ 36 लाख का जो बजट है वो हमें दिया है। काफ़ी समय से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे और क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी, लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा था। और मैं आज हुआ है तो मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करती हूँ। और चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो, LT लाइन्स हो, ट्रांसफार्मर मूवमेंट हो, पोल्स का अदली बदली हो, नए पोल्स लगाने हो, इन सब चीज़ों पर ये पैसा खर्च होगा। और जहाँ तक मुझे पता है शायद एग्रीमेंट हो गया है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू होगा। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में गढ़वाल रेंज के मुख्य अभियंता NS बिस्ट ने कहा कि कोटद्वार शहर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में घरों के ऊपर और नजदीक से जा रही पुराने समय की बिजली की लाइनों को शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। बहुत पहले से जो जनता की मांग रही थी कि जो लाइनें जो छतों के ऊपर से जा रही हैं या उनके घर के पास जो खतरनाक स्थिति में है, लाइनें पूर्व से बनी हुई थी, लेकिन मतलब बाद में जो मकान बन गए या जो उनके नीचे और भी निर्माण कार्य हो गए, उनको हटाने के लिए बहुत दिनों से लोग जो है कहते थे, मतलब या उसके लिए मांग करते थे। माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसमें जो है प्रयास करके उसमें हमको जो है सरकार से जो पैसे दिलाए हैं और वो कार्य मतलब जो बहुत जल्दी हम जो शुरू कर देंगे। तहसील ज्योतिर्भट्ट के अंतर्गत भूस्खलन प्रभावित पगनो गांव के 40 परिवारों और ग्राम उर्गम के तल्ला बड़गिंडा तोक के 3 प्रभावित परिवारों सहित कुल 43 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि 43 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए कुल 1,92,50,000 रुपयों की धनराशि स्वीकृत कर तहसील ज्योतिर्मठ को जारी कर दी गई है। दरअसल आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। वहीं पगनो गांव के शेष प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए तहसील स्तर से अभी भूमि चयन की प्रक्रिया जारी है। जिलाधिकारी ने तहसील ज्योतिर्मठ के उप जिलाधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए आवंटित धनराशि को नियमानुसार शीघ्र प्रभावित परिवारों में वितरित करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास वाले स्थान पर मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जागरूकता के अंतर्गत राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज ओजली में अफसर बिटिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अफसर बिटिया पुलिस उप निरीक्षक अनीता नेगी ने विद्यालय में बच्चों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने जहां बेहतर भविष्य के लिए की जाने वाली मेहनत और तैयारियों के बारे में बताया, वहीं आज के समय में बेटियों को चौकन्ना रहने, कानून की जानकारी होने और खुद को अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचने के भी गुर सिखाए। हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे भी ये प्रोग्राम चला रहे हैं, तो देखने में आया कि बहुत ज्यादा इन लोग अनअवेयर हैं कानून को लेके,
बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, जिस वजह से कि जो बच्चों के से रिलेटेड जितने भी क्राइम है या साइबर संबंधी जितने क्राइम है मोस्टली देखने में आ रहे हैं इस एरिया में। तो हम लोग जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इससे निश्चित ही बच्चों को फायदा होने वाला है। आगे जब भी वो, जैसे सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, बच्चे, हर कोई बच्चा मोबाइल का यूज करता ही है, तो उसको कैसे यूज करना है, उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचना है, इसलिए ये इस टाइप के प्रोग्राम किए जाना बहुत जरूरी है। वहीं इस अवसर पर बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए पुलिस विभाग के सहयोग से बेटियों को अपराध और साइबर क्राइम के संबंध में जानकारियां हासिल होती हैं, जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आज हमने विद्यालय में बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बेटी के बीच अवसर बेटे कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने का पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बालिकाएं हैं उनको विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी देना, और साथ ही साथ हमने पुलिस विभाग का भी सहयोग दिया है और पुलिस विभाग ने इनको साइबर क्राइम, पोक्सो एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानकारी दी है। और ये अपेक्षा है हमारी कि इन जानकारी के माध्यम से जो समाज में बेटियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं ये उनके प्रति जागरूक हो सके और इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी साझा कर सके और जैसे समाज में घटनाएं हो रही है उन घटनाओं को कम किया जा सके। अवसर बेटी कार्यक्रम में सम्मिलित छात्रा सोनम ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों को अपराधों से बचने और उनका सामना करने के बारे में अहम जानकारी मिलती है। इसमें हमें मतलब जितने भी हमारे बीच में गेस्ट हमारे थे प्रेजेंट, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया। जो हम तो फिर भी बड़े हैं, बट जो नए जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने उनको बताया कि किस तरह के लोग हैं आजकल, किस तरह हमें रहना चाहिए। और हमें जो लीगल बहुत ही जानकारियां मिली है कि जो आजकल हो रहा है, बहुत ही केसेस सामने आ रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी दी कि हमें कैसे उससे डील कर सकते हैं, कैसे हमें घबराना नहीं है, कैसे हमें बातें बतानी है, अपनी शेयर करनी है, कैसे हम उसके खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया। उत्तरकाशी जनपद में दिवाली पर्व के ठीक एक माह बाद जिले भर में मंगसीर बग्वाल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कड़ी में जनपद मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में 3 दिनों के लिए आयोजित मंगसीर की बग्वाल में लोगों द्वारा भैलो, रांसू और तांदी का भरपूर लुत्फ उठाया गया। कंडार देवता मंदिर से आजाद मैदान तक ग्रामीणों ने बग्वाल का शुभारंभ लोक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाओं और रणसींगे की थाप के साथ ही मांगल गीतों से किया। वहीं स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने लोगों को मंगसीर बग्वाल की बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र की संस्कृति को जीवंत बनाए रखने में मदद मिलती है। हमारे टिहरी उत्तरकाशी में बहुत प्रचलित है और हर वर्ष जो है आज जो है इस बग्वाल को अनगा फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो जो हमारी लोकल संस्कृति है, तमाम हमारी जो बहनें हैं रासू गीत लगा के भगवान कंडार देवता से होकर रामलीला मैदान की ओर आती है और ये बहुत ही भव्य और दिव्य रहता है। शाम को ढेलू का दृश्य भी, तमाम कई प्रकार के कार्यक्रम हैं अपनी लोकल संस्कृति जो है, और ये लोकल संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अनगा फाउंडेशन लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वहीं बग्वाल में स्थानीय महिलाएं जहां लोक नृत्य करती नजर आई, तो वहीं स्थानीय पोशाक और आभूषणों के जरिए वह पहाड़ की लोक संस्कृति की झलक भी पेश कर रही हैं। जी सभी को मंगसीर बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप पूछ रहे हैं, ये हमारे पारंपरिक आभूषण है। जैसे ये बता दूं, ये इसको हम लोग खगाली बोलते हैं, हंसी भी बोला जाता है कहीं कहीं। ये प्योर चांदी का बना रहता है जो कई तोले का होता है। ये हमारा सुहागिन लोग पहनते हैं जिसको हम लोग तिमड़िया बोलते हैं। और जैसे ये है, ये हमारे यहाँ ताज बोलते हैं। और जैसे ये है तो ये मेरी परदादी से पहले से चला रहा है। इसको एक तरह से हम जैसे डेकोरेशन के लिए समझ लीजिए, इसको पिन होती है ये, और ये चूड़ा है। और हम लोग आज के दिन अपने जो भी आभूषण है आज ही के दिन निकाल के पहनते हैं और एक मिलना मिलाना हो जाता है, नई चीजें सीखी जाती है। वहीं 3 दिनों तक चलने वाले इस बग्वाल में स्थानीय भोजन भी परोसा जा रहा है। आयोजक शैलेंद्र नौटियाल का कहना है कि बग्वाल में गढ़ भोज का भी आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को पारंपरिक भोजन के स्वाद से रूबरू कराया जा सके। क्यों के लिए थे
और हमारे इस बगवाल में हम लोग गढ़ भोज का भी आयोजन करते हैं। इस गढ़ भोज का अपना विशेष महत्व है क्योंकि इसमें वो चीजें बनाई जाती है जो हमारे पुराने लोग जो उन खान पान था, ताकि उनकी जो लंबी आयु थी उसका कारण भी रहा उनका खान पान शुद्ध था। और इसके साथ ही हम लोग जो है जो हमारे आभूषण है, हमारे जो वस्त्र हैं, परिधान है, जैसा अभी मैंने पहना है हमारे पुराने लोग इसी तरीके का परिधान पहनते थे। और जो कल महिलाएं जो आपने देखी रासो दल में, इसमें रासो दल भी लगाया जाता है, विभिन्न रासो दल लगा रहे। संस्कृति विभाग भी हमें सहयोग कर रहा है और जिला प्रशासन और पुलिस विभाग। दीपावली के एक महीने बाद मनाई जाने वाली बूढ़ी दीपावली की शुरुआत जौनसार बावर में हो चुकी है। जनजातीय क्षेत्र के 260 से अधिक गांव अगले कुछ दिन परंपरागत तरीके से बूढ़ी दीपावली मना रहे हैं। पूरे देश में आतिशबाजी और पटाखों के साथ दीपावली मनाई जाती है, लेकिन जौनसार बावर क्षेत्र में चीड़ और पिरुल की लकड़ी की मशालें जलाकर लोक नृत्य के जरिए ये उत्सव मनाया जाता है। ये दिवाली 3-4 दिन तक चल रही है और आजकल दिवाली का जो है पर्व चल रहा है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इसका मेन महत्व होता है हमारे यहाँ अखरोट जो होते हैं उसका प्रसाद बांटा जाता है। हर मंदिरों में जो है साझे आंगन में इसको जो है साझा किया जाता है। और ये पर्वतीय क्षेत्र में नई दिवाली की एक महीने के बाद शुरू हो जाती है। दिन के समय भी महिलाओं और पुरुषों की टोली ढोल की थाप पर लोक नृत्य करती है। मान्यता है कि पहाड़ में दीपावली की सूचना देर से पहुंची थी, इसलिए यहां एक महीने बाद दीपावली मनाए जाने की परंपरा है। एक मान्यता यह भी है कि खेत खलियान और दूसरे अहम कामों को निपटाकर पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से पहले दीपावली का आयोजन किया जाता है। त्योहारों का मनाने का जौनसार का अपना तरीका है। इसी प्रकार से जो बूढ़ी दीपावली का त्योहार है, अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सूचना बाद में मिली तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि अन्य त्योहारों की सूचना तो टाइम से मिल गई। इसके पीछे की मान्यता ये थी कि जो ये जौनसार बावर का क्षेत्र है, इसकी अपनी कृषि और भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, तो यहाँ के लोगों ने निर्धारित किया कि जब हमारी फसलों की कटान हो जाएगी, जब हमें थोड़ा समय मिलेगा, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ 5 दिन तक इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें आपकी बिरुड़ी से लेकर के शुरू होता है और दीपावली की बिदागरी तक। तो ये त्योहार जौनसार बावर में जिस रूप में मनाए जाते हैं वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं न कहीं ये समाज पूर्व समय में एक रजवाड़ों की संपत्ति रही है। बूढ़ी दीपावली पर जौनसार के लोक देवता माने जाने वाले महासु देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर स्थानीय व्यंजन चिवड़ा मूड़ी बनाया जाता है। साथ ही गांव के बुजुर्ग लोग एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अखरोट को प्रसाद के रूप में लोगों के बीच उछालते हैं, जिसे महिलाएं, पुरुष और बच्चों की अलग अलग टोली उत्साह के साथ बटोरती है। अखरोट ही यहाँ दीपावली के विशेष प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। आज के दिन बिरुड़ी पर्व का आयोजन सभी गांव में किया जा रहा है, जिसमें जौनसार बावर क्षेत्र के सभी मंदिरों में और सभी थारी पर यह आयोजन किया जाता है। अखरोट और चिवड़ों के साथ मासू महाराज के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है। सभी गांव के लोग एकत्रित होकर पंचायती आंगन में इकट्ठे होते हैं और सांस्कृतिक नृत्य करते हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के चक्राता से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र सिंह तोमर। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट, तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश के समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।